स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बात बड़ी खबर के साथ। स्नातक विधान सभा परिषद सीट पर मतदान आज होने वाला है। सुबह 8 बजे से करीब शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी बूथों पर बनाया गया कोविड हेल्प डेस्क। बूथों पर सैनिटाइजेशन और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था भी की गई है। बूथ पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। 46 मतदान केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए हैं। तो अब हम आपको बता दें कि किस तरह से सारी तैयारी हो गई है। स्नातक विधान परिषद सीट पर मतदान आज है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। बूथ पर आए मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और 46 मतदान केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर अब तैयारी मुकम्मल हो गई है। बातचीत करने के लिए शबाब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, तैयारी पूरी हो गई है और अब 8 बजे से मतदान शुरू होने वाला है। कोविड काल है, ऐसे में किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में 11 एमएलसी की सीटें हैं जिन पर आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग नहीं होगी, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव शामिल है। इसके अलावा 72 जिलों में आज पोलिंग होगी। 5 खंड स्नातक की सीटें हैं और 6 खंड शिक्षक की सीटें, यानी कि कुल 11 सीटें जिन पर वोटिंग होगी। अगर खंड स्नातक की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 लाख मतदाता हैं जो आज वोट डालेंगे। खंड स्नातक के लिए 1808 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, यानी कि पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इस सीट के लिए, खंड स्नातक की सीट के लिए 111 प्रत्याशी मैदान में हैं। ठीक इसी तरह खंड शिक्षक की अगर बात करें तो 2 लाख के आसपास मतदाता हैं जो पोलिंग करेंगे और इनके लिए 813 मतदेय स्थल हैं पूरे यूपी भर में। और चूंकि कोविड काल आपने बताया और इसका बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाएगा। चूंकि ये जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को ख्याल रखा जा रहा है। मतदाताओं की भीड़ न लगे, इस बात के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में 11 प्रेक्षक, 952 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 413 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो एमएलसी की 11 सीटों का चुनाव है और इसमें राजनीतिक पार्टियों का दखल जो है तो ये बताता है कि आज तक एमएलसी के ये जो खंड स्नातक और खंड शिक्षकों के चुनाव होते थे वो गैर राजनीतिक होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तरीके से चुनाव जो है वो सियासी हो गया है। और 8 बिल्कुल, और सियासी हो गया चुनाव और इस चुनाव का महत्व भी बढ़ गया है और शायद यही वजह है कि तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और 8 बजे से अब मतदान शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक स्नातक की 11 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद सभी दलों ने मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव में कुल 199 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव को राजनीति के दलदल से अलग रखने के लिए दलीय चुनाव की मनाही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को भी राजनीति के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि शिक्षक संगठनों के प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। चुनाव में 11 सीटों पर कुल 199 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वो विधान परिषद में भी अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। शिक्षक निर्वाचन खंड की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक संघ के प्रत्याशी को समर्थन दिया है तो एक अन्य सीट को छोड़ दिया है। दरअसल इन 11 सीटों पर एमएलसी का कार्यकाल मई में ही खत्म हो गया था, जिस पर अब वोटिंग हो रही है। जिन 11 सीटों पर शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उनमें आगरा स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक, लखनऊ शिक्षक, मेरठ स्नातक, मेरठ शिक्षक, वाराणसी स्नातक, वाराणसी शिक्षक, इलाहाबाद झांसी स्नातक, बरेली मुरादाबाद शिक्षक, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट शामिल हैं। आगरा स्नातक खंड सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड सीट पर कुल 16 उम्मीदवार।
लखनऊ स्नातक खंड सीट पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मेरठ स्नातक खंड सीट पर कुल 30 उम्मीदवार और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। जाहिर है एमएलसी चुनाव के नतीजे 2022 से पहले प्रदेश में हवा का क्या रुख है ये तो बताएंगे ही। साथ ही सियासी दलों और पॉलिटिकल पंडितों के लिए ये नतीजे आगामी चुनावी भविष्य भांपने में भी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी के काशी के दौरे की अद्भुत तस्वीरें सामने आए, फिर चाहे वो क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई कई बार की सवारी हो या फिर क्रूज से प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करना। प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे थे, पब्लिक को प्रणाम करते नजर आ रहे थे। काशी की जनता भी इतने समय बाद अपने सांसद को देखकर काफी अभिभूत दिखाई दी। लोग लगातार प्रधानमंत्री का अभिवादन करते रहे। इस दौरान राजघाट की छटा भी देखते ही बन रही थी। तस्वीरें अलौकिक थी। पूरे 84 घाट दियों से जगमगा रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचे तो वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आरती की, फूल चढ़ाया, यानी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और फिर जो काशी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हम 5 तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। और देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के घाट पर दिए जलाए और इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाने के बहाने कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही उनकी विरासत है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोदी का दौरा काशी का रहा और ऐतिहासिक दौरा इसे माना जा रहा है। मोदी जी की शिव साधना दिखाई दे रही है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, वहां पर दूध से अभिषेक किया, फूल चढ़ाया और उसके बाद फिर काशी की जनता से भी रूबरू हुए। तो वहां पर किस तरह से काशी की घाट पर जब वहां पर पहुंचे तो दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद क्योंकि कल देव दीपावली भी थी और देव दीपावली के मौके पर जो वाराणसी के 84 घाट थे उन पर करीब करीब कहा जा सकता है कि लाखों दिए जलाए गए और इसका शुभारंभ मोदी जी ने ही किया। ये विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। इस मौके पर संगम तट पर जुटे हजारों लोगों को 5,100 दिए जलाए और फिर कोरोना को देश दुनिया से जल्द खत्म करने की कामना की। एक साथ हजारों दीपक जलने से संगम तट पर भव्य नजारा देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। संगम पर दीपदान के इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखने के लिए लोग दूर से यहाँ पर पहुंचे थे। देव दीपावली का पर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में काशी में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हमारे प्रयाग में संगम में इसके मनाने की परंपरा उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल से प्रयाग में इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और इस देव दीपावली पे
हम भगवान वैकुंठ से केवल इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि इस दुनिया को, हमारे देश को, सभी को जो है कोरोना की महामारी से मुक्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और संगम नगरी प्रयागराज में भी आस्था और श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। और जो संगम के तट हैं वो दियों से रोशन है। इस बार विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने यहाँ पर 5000 दिए रोशन किए हैं। अलग अलग थीम पर बेटी बचाओ और शिक्षा का प्रकाश फैलाने का संदेश देने के लिए यहाँ पर आतिशबाजी का भव्य नज़ारा देखने को मिला है। और ये सामने जो संगम का तट देख रहे हैं, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है, यहाँ पर लोगों ने संगम में दिए जलाए हैं। जो दिए प्रकाशित किए गए हैं उसका मकसद ये होता है, ये ऐसी मान्यता है कि जो लोग दिए इसमें दान करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसा विहंगम नज़ारा जो है वो संगम का ही हो सकता है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, चारों तरफ यहाँ दिए ही रोशनी से जगमगा रहे हैं और पानी में तो इस तरह से दिए नज़र आ रहे हैं जैसे तारे ज़मीन पर उतर आए हों। और ये विहंगम नज़ारा सिर्फ यहीं का है जो मन को आह्लादित कर रहा है। दिव्य और अलौकिक नज़ारा है। पहले देव दीपावली सिर्फ काशी में मनाई जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से संगम नगरी प्रयागराज में भी यह आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और गाजीपुर में देव दीपावली के अवसर पर जिले के गंगा घाटों पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के गंगा घाट दियों से सजाए गए। गंगा घाटों पर लोगों ने दीपदान किया। इससे वहां का नजारा अलौकिक हो गया। इस दौरान शहर के कलेक्टर घाट पर गंगा आरती भी की गई। और फतेहपुर से खबर है जहां पर करोड़ों रुपए की सीज बालू चोरी होने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस निगरानी के बाद भी माफिया बालू चोरी कर ले गए और पुलिस को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगी। जब पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया तो लखनऊ में बैठे अफसरों ने संज्ञान लिया। अब खनिज विभाग के निदेशक रोशन जैकब ने पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट तलब की है। में जांच में ही पाया गया था कि फतेहपुर लखनऊ रोड पर जो 27 डिफरेंट जगह पर रोड किनारे छोटे छोटे पार्ट्स में बालू डाली गई थी, उसको कोई चूँकि क्लेम नहीं कर रहा था, उसको तत्काल सीज करते हुए इस थाना स्थानीय की सुपुर्दगी में दिया गया था। संज्ञान में आया कि उसमें से लगभग 80% मोहरंग जो है वो उपलब्ध नहीं है। उसकी विज्ञप्ति भी निकाली गई। चूँकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें माह सितंबर में थाना स्थानीय पर इस अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। और फतेहपुर में कल देर शाम रेप पीड़िता के अपहरण से हड़कंप मच गया। पीड़िता के भाई के मुताबिक युवती खेत पर गई हुई थी और इसी दौरान गाड़ी में 3 युवक और 1 महिला आए और उनकी बहन को उठाकर लेकर गए। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में नामजद अब तहरीर दी गई है। रेप पीड़िता का अपहरण हुआ है और इस मामले में अब पिता जो हैं उन्होंने नामजद तहरीर दी है। उनका कहना था कि पीड़िता के भाई के मुताबिक युवती खेत पर गई थी। इसी दौरान गाड़ी में 3 युवक आए और 1 महिला आई, यानी कि कुल 4 लोग थे और उनकी बहन को उठाकर लेकर गए हैं। अब पीड़िता के पिता ने कोतवाली में नामजद तहरीर दे दी है। लोग अपने खेत पे मतलब काम कर रहे थे, तभी हमारी बहन समझ के लिए गई तो उधर से एक टवेरा गाड़ी आई और वो समझ करके वापस आ रही थी। तो उसने टवेरा गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उतरा तो और उसको मतलब पकड़ के टवेरा गाड़ी में बैठा लिए। उस कुलदीप राजपूत और राम बाबू, सोहन, मीना देवी आज लोग उसमें मौजूद थे। फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम लोग जब देखे तो मतलब दौड़ के गए। उसके बाद में वो लोग गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। इसके बाद में मारने की धमकी भी दे दिया और वो लोग भाग गए। आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना हमने दिया था और इसके पहले से भी मतलब उस पर केस चल रहा है, क्योंकि इसके पहले वो लोग ये कांड कर चुके थे। 376 का उसमें भी केस चल रहा है।
और अब बात किसान आंदोलन की करें तो आज 6वां दिन है, लेकिन किसान अभी भी जिद पर अड़े हैं। सरकार बात करने को तैयार है। बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कल के यानी 5वें दिन की हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर कल किसान डटे रहे और लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते रहे। और केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों को किसान हटाने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों मंत्रियों के बीच इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा भी हुई। और अब बात महाराजगंज की, जहां पर बच्चों के खेल के दौरान उपजे विवाद के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में इस दौरान मारपीट हुई, जिससे एक 45 साल की महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्र में ग्राम पकड़ी चौबे है। यहाँ पे आज दोपहर में 12 बजे के आसपास 2 पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में मारपीट हुई। छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों के में पहले विवाद हुआ, फिर घर वाले आमने सामने आ गए। बांस से बताया गया है, एक महिला सदरुल निसा हैं, उनके सर पे वार किया गया और चेहरे पे, जिससे कि बाद में अस्पताल ले जाया गया। उनकी डेथ हो गई है। उनकी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई समस्या नहीं है। और खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाशों ने 29 सितंबर को जैतपुर थाना क्षेत्र के नेवादा में स्थित बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास 3 तमंचा, कारतूस, लूट के 35,000 रुपए, लूटी गई मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद किए हैं। 29/9 को हमारे यहाँ थाना जैतपुर क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से कुछ कैश लूटा गया था, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था। उसमें मोबाइल फ़ोन भी लूटा गया था। उस केस पे काम करते करते इवेंचुअली कल हमारे थाना जैतपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए, कुल 4 अपराधी गिरफ्तार हुए और 1 अपराधी भागा गया, जिनके नाम हैं सर्वेश, रिंकज, अजीत और लालू। ये चारों आजमगढ़ और जौनपुर के रहने वाले हैं। और मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नीरज नाम का बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। नीरज का 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमा इस पर दर्ज है। भोपा थाने क्षेत्र में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार।